नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखित पाठ भारतीय संस्कृति, पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति और इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आपको पता ही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रपति थे और ज्ञान के मामले में इनकी गिनती पूरे विश्व के विद्वानों में होती है। तो निश्चित रूप से इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लोगों को कुछ ऐसा प्राप्त होगा जिससे हम महसूस करेंगे कि यह पाठ पढ़ना हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक साबित हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखित पाठ भारतीय संस्कृति। ठीक है, तो हम लोग पहुंचते हैं पाठ पर। पाठ के पहले आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विषय में इन बातों को भी ध्यान में रखें। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अनेक विषयों पर लेखनी चलाई है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिनके विषय भिन्न भिन्न थे। जैसे कुछ किताबें हैं उनमें इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी तथा खादी का अर्थशास्त्र। इनके अतिरिक्त इनके भाषणों के भी कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं। राजेंद्र बाबू की भाषा सहज, सरल, सुबोध, खड़ी बोली है। इनकी भाषा व्यावहारिक है, इसलिए उसमें संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का समुचित प्रयोग हुआ है। ग्रामीण कहावतों एवं ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग इसमें हुआ है। इनकी भाषाओं में कहीं भी बनावटीपन की गंध नहीं आती। मुख्य रूप से इनकी शैली के साहित्यिक एवं भाषण दो रूप प्राप्त होते हैं। साहित्यिक एवं भाषण दो रूप प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत भारतीय संस्कृति पाठ एक भाषण का अंश है। इसमें बताया गया है कि भारत जैसे विशाल देश में व्याप्त जीवन व रहन सहन की विविधता में भी एकता के दर्शन होते हैं। विभिन्न भाषा, जाति व धर्म की मणियों को एक सूत्र में पिरोकर रखने वाली हमारी भारतीय संस्कृति विशिष्ट है। भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं और उन विविधताओं में एकता है। कैसे यह देश बहुत सारी भाषाओं, जातियों, धर्मों को संजोकर एकता के सूत्र में बांध कर रखे हुए है। तो इसी के विषय में यह हमारा पाठ है जिसे अब हम आरंभ करेंगे। भारतीय संस्कृति। कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित है, एक छोर से दूसरे छोर तक सफ़र करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं बिल्कुल भिन्न है। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकार की और इतनी गहरी नज़र आएंगी जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नज़र आ सकती हैं। भारतीय महाद्वीप है। भारत क्या है? महाद्वीप की तरह है। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ एक छोर पर मिलेंगी और जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़ेगा, दक्षिण मतलब दक्षिण, साउथ की ओर बढ़ेगा, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों को छोड़कर फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। पहाड़, मैदान, नदियाँ ये भारत के धरोहर हैं। पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे इसकी विशेषताएं देखने को मिलेंगी। भारत देश की विशेषताएं किसी बाहरी व्यक्ति को इन रूपों में मिलेंगी। हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती, समतल प्रांतों की जलती हुई लू
और कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम जिसमें न कभी सर्दी होती है न गर्मी देखने को मिलेगी। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी। ये भारत महान ऐसे ही नहीं है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी भारत की महानता सहज ही समझ में आती है। असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी, जैसलमेर का रेगिस्तान, जहां साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। असम में वर्षा ज़्यादा होती है, राजस्थान में वर्षा कम होती है। जैसलमेर रेगिस्तान है, वह तप्त भूमि के रूप में मशहूर है, तो वहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा न किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता हो, और न कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में न मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। इसी तरह मुख्य मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं, और बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। बानी मतलब भाषा, बोली। तो भारत कितना महान है, इसमें कितनी विविधताएं हैं, कितनी प्रकार की भाषाएं हैं, इनके पानियों में कितना अंतर है। पानी का मतलब यहाँ सभ्यताओं से है, ठीक है। आब हवा, आब मतलब पानी, हवा मतलब हवा, वायु। तो आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो इसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। इसी तरह मुख्य मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं, और बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। मतलब 4 कोस पर, एक कोस के बाद जाइएगा तो हर कोस के बाद, एक कोस के बाद, प्रत्येक कोस के बाद पानी बदल जाता है, पानी का स्वाद बदल जाता है, पानी की बनावट बदल जाती है। 4 कोस पर बानी, और 4 कोस के बाद मनुष्य के बोलने के तरीकों में अंतर आता है, भाषा बदलने लगती है, इसी को बोलते हैं बानी। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं, अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं, अनेक जातियों का समूह है, तो उसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आएगी। पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है, जोड़ लेती है, अपने में शामिल कर लेती है, पिरोने का मतलब, और पिरो कर एक सुंदर समूह बना देती है। भिन्न भिन्न विशेष वस्तुओं को एक माला के रूप में अपने साथ संजो कर रखती है। यही भारतीय संस्कृति है। इसका श्रेय भारतीय संस्कृति को जाता है कि भिन्न भिन्न बातों को, भिन्न भिन्न शैलियों को, भिन्न भिन्न जीवन पद्धतियों को एक स्वरूप में, एक माले के में बांध कर रखने का जो कार्य करे, उसे भारतीय संस्कृति कहते हैं। तो जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंग की सुंदर मणियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, जिसकी प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से न तो अलग है, न हो सकता है, और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं, बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित भी होता है, दूसरों की सुंदरता से भी प्रभावित होता है। हम सिर्फ अपनी ही प्रतिभा का बखान नहीं करते, बल्कि दूसरों की प्रतिभा का भी आदर करते हैं। यह इस पंक्ति का मतलब है कि हम सिर्फ अपनी ही प्रतिभा का बखान नहीं करेंगे, बल्कि समाज में कहीं दूसरे जगह भी प्रतिभाएं अगर मिलेंगी तो उनका भी आदर करेंगे, हम उनसे भी शोभित होंगे।
और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करना है। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं। इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती रही हैं, पर सब में एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहता है, जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल, स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको यह अमरत्व, वह अमर तत्व देता रहे जो जगने जमाने के हजारों थपेरों को बर्दाश्त करता हुआ। थपेरा मतलब प्रॉब्लम्स, हजारों थपेरे इस देश पर लगे हैं। बहुत सारे विदेशी यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया, उसको बोलते हैं थपेरा। जो बर्बर प्रयास हुए हैं यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने के लिए, उसे लेखक ने यहाँ पर हजारों थपेरों से संबोधित किया है। तो आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रखेगा। जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए हैं, इकबाल महान हिंदुस्तानी कवि थे, उन्होंने यहाँ के विषय में कहा कि बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जमा हमारा। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। भारतीय संस्कृति क्या है? तो एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। महान कवि ने, महान लेखक ने भारतीय संस्कृति को महान एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत के रूप में चिन्हित किया है, जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में भी नई मज्जा डाल हमारे मृतप्राय शरीर में नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमर सत्य, वह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। सत्य और अहिंसा भारत की पहचान, महात्मा गांधी ने जिसकी वकालत की, जिसको बहुत आगे बढ़ाया और यह पूरे विश्व में आज मानव मात्र के जीवन की रक्षा के लिए एक आवश्यक तत्व बन गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ यह है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी, सामूहिक एकता होनी चाहिए, सामाजिक एकता होनी चाहिए और व्यक्ति को अपना पूर्ण विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। और आज जब इस देश में जातीय जनगणना की बात हो रही है, जातीय गिनती होगी, जातियों की बात होगी, तो आप इन चीज़ों को किस रूप में देखेंगे, मैं इसको आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन यहाँ व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, मतलब ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी एक जाति के व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। यहाँ हर व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रयास हमारे संविधान विशेषज्ञों ने किया है। हमें इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि लागू करने वाले हम ही लोग हैं। हम किसी सरकार के ऊपर ब्लेम करके, आरोप लगा करके अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि हम भी देशवासी हैं और हमारा भी यह देश है और देश की एकता, अखंडता कायम रहे, इसके हर व्यक्ति का विकास संपूर्णता तक हो, इसकी जिम्मेवारी हमें भी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। तो इस पाठ के हिसाब से क्या है भाई कि ये जो है कि जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूर्ण विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी कायम रखे
व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। कैसे हो सकता है कि व्यक्ति और का विकास भी हो और सामाजिक एकता भी कायम रहे? व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है। यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है, और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। हमारी सारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप का नाम स्वार्थ है। हिंसा मतलब स्वार्थ, अहिंसा मतलब त्याग। जब हम अपने हितों को छोड़ेंगे तभी तो सामने वाला खुश होगा, और अगर इसी तरह से सभी लोग एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, अपने स्वार्थ को छोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से समाज सुखी होगा, सबका विकास होगा। इसलिए इस पाठ के माध्यम से महान लेखक ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हमें इतना कॉन्शस, इतना जागरूक होना चाहिए ताकि हम सिद्धांत को अपने जीवन में लागू कर सकें। अहिंसा का मतलब है अपना छोड़ना, त्याग करना, और हिंसा का मतलब है स्वार्थी चरित्र होना। तो हमारी सारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। मतलब हम अंत में भोग करते हैं। स्वार्थी लोग क्या होते हैं? अपने हित की बात करते हैं, जमा करते हैं, इसलिए इस सोच के साथ कि अंत में उसका भोग कर सकें। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है। मतलब जीवन जीना भी है तो निष्काम कर्म के साथ। आपको रहना है, सब कुछ करना है निर्लिप्त भाव से, तो भोग भी करना है त्याग से। भोग भी त्याग से ही निकाला गया है, और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है, श्रुति संहिता है, उसमें एक बात है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। इसी के द्वारा हम व्यक्ति व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। जो अपना छोड़ देगा वही भोगता है। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। इसलिए हमारे भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छतापूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रतापूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। भिन्न भिन्न देशों के लोगों को अपने में अभिन्न भाव से मिल जाने दिया। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया और अपने को उनमें मिलने दिया, और देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की। दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, उनके हृदयों को जीता, और इसी वजह से प्रभुत्व, जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है, आज भी बहुत अंशों में कायम है। प्रभुत्व किस बात का हो? चरित्र का हो, चेतना का हो, शारीरिक बल का नहीं हो, हिंसा का नहीं हो, स्वार्थ का नहीं हो, बल्कि मनुष्य एक चरित्रवान और चेतनशील प्राणी है। तो मनुष्य के जीवन में प्रभुत्व होना चाहिए किस बात का? चरित्र का और चेतना का। मनुष्य एक चेतनशील प्राणी है, इस बात का याद हमें आना चाहिए, होना चाहिए। आज भी बहुत अंशों में कायम है। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, और इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि हर प्रकार की प्रकृतिजन्य और मानव कृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। विपत्तियां आईं, आपदाएं आईं जीवन में, लेकिन हमने सृजन करने का प्रयास नहीं छोड़ा। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विदेशी आक्रांता आए, भिन्न भिन्न साम्राज्यों की स्थापना की और समय के साथ वे मिट गए। विभिन्न संप्रदायों का उत्थान भी हुआ, पतन भी हुआ। हम विदेशियों ने आक्रांत और पददलित
विदेशियों से आक्रांत हुए, पददलित भी हुए। हम पर प्रकृति और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनुष्यों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी एक युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को रविंद्र जैसे मनीषी कवि को और अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया। और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है। जिन हालातों में पड़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, उनमें हम न केवल जीवित रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि हमारी संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बधी हुई हैं। जहां इनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। महात्मा गांधी ने, बापू ने कैसे आम आदमी को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार किया, इसके पीछे बापू का वही दर्शन है। कैसे उन्होंने अहिंसावादी तरीके से अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया और भारत की आज़ादी के लिए जो भारत की लड़ाई थी उसे मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाया। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसीलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा है। जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदर्शिता थी और इसी में उनकी सफलता थी। महात्मा गांधी की खूबी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि कैसे उन्होंने चेतना को क्रांति का मूल आधार बना दिया और यही बापू की महानता है कि उन्होंने आम जन को भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल किया। नेता लोग निश्चित रूप से बहुत पढ़े लिखे, ऊर्जावान, विकसित लोग थे, लेकिन उनके पीछे जो चलने वाली आम जनता थी वह महात्मा गांधी के सिद्धांतों के कारण ही, उनके विचारों के कारण ही प्रभावित होकर उन पढ़े लिखे विद्वानों के पीछे चलने को तैयार हुई और अंततः भारत अंग्रेजों से मुक्त हुआ। मैं तो यही समझता हूँ, यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। अर्थात उसके पीछे वैयक्तिक लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर व्यक्तिगत त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। वैयक्तिक स्वार्थों और स्वत्वों पर जोर न देकर वैयक्तिक कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए। हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है उसका बड़ा प्रभाव हुआ करता है और परिणाम भी। यद्यपि देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों न हो, एक छोटे से उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा सकती है। एक सम्मिलित परिवार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस नैतिक भावना से काम करता है कि उसका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक वह सुख पहुंचा सके और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर जितना भी उपार्जन किया जा सकता है करता है। सबका सामूहिक उपार्जन मान लीजिए कि एक रकम होती है जिससे अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं हो। उसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए और उपार्जन करता हो
तो भी सब व्यक्तियों का सामूहिक उपार्जन उतना होगा जितना कि प्रथमोक्त स्थिति में पहली बार जो स्थिति बताई गई है उसमें, और सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होगी, उसका बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो प्रत्येक को बराबर ही सुख होगा। पर इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर यह पड़ जाएगा कि पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं, क्योंकि केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, और दूसरे में संघर्ष अनिवार्य है क्योंकि प्रत्येक अपने लिए ही कर रहा है। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाजा है कि पहली स्थिति में हम अपने को लाएं, और यदि संसार का संघर्ष मिटाना है तो उसी भावना को सर्वमान्य बनाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, संघर्ष चाहे वह व्यक्ति व्यक्ति के बीच का हो, चाहे देश देश के बीच का हो, वर्तमान रहेगा ही। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग वासना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। नैतिक अंकुश नहीं होगा तो शक्ति से मनुष्य का नुकसान होगा। वह नैतिक अंकुश वह चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। तो ताकत को नियंत्रित करने के लिए चेतना की आवश्यकता है। चेतनशील प्राणी मनुष्य है, तभी तक मनुष्य का अस्तित्व अच्छा है, नहीं तो मनुष्य भी एक दुखदाई प्राणी के रूप में तब्दील हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, इस पाठ में हम लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि विकास में नैतिकता और चेतनशीलता का प्रभुत्व होना चाहिए, तभी जाकर के हमें भौतिक सुविधाओं का सम्यक लाभ मिल पाएगा। नहीं तो समझिए कि बस युद्ध होना अनिवार्य है। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। मैं समझता हूं कि इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं। क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संघ लिपि अर्थात देवनागरी में भी छपवाने का आयोजन करें? मुझे विश्वास है कि कम से कम जहाँ तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में भी छपवाने लगें तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत में लोग आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं के में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषाओं की कृतियों के स्वल्प परिश्रम से समझ जाएगा। बहुत सारी भाषाएं एक दूसरे के साथ बहुत करीब से जुड़ी हुई हैं, तो उन्हें देवनागरी लिपि में अगर लिख दिया जाए तो भाषा का एकीकरण हो जाएगा और इससे संस्कृति को अस्थायित्व भी मिलेगा। तो राजेंद्र प्रसाद का विचार है कि जो लगभग एक समान भाषाएं हैं, बिना पढ़े ही जब एक दूसरे को हम समझते हैं तो उसको एक ही लिपि में अगर लिखा जाए तो ज़्यादा हितकारी होगा। दूसरी बात यह है कि ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करे। भारत में कई भाषाएं हैं, भाषाओं के संबंध में जो विवाद हो जाते हैं उससे बचने का तरीका है ये, सभी भाषाओं को आपस में मेल जोल बढ़ाना चाहिए, सभी भाषाओं के प्रतिनिधियों को आपस में आदान प्रदान करना चाहिए, अनुवाद को बढ़ावा देना चाहिए। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। साथ ही वह संगम साहित्यिकों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा। दक्षिण के साहित्य, तमिलनाडु के साहित्य जो संगम साहित्यों को उन्हें संगम साहित्य कहते हैं, और एक प्रकार से जो सभी साहित्यों को मिला करके जो एक नया रूप बनेगा उसे भी हम संगम कहेंगे। तो जो वह मंच जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के साहित्य, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं आपस में मिल करके आदान प्रदान करेंगी, उसे हम संगम साहित्य के रूप में भी देख सकते हैं। तो अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी
पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। साहित्य क्या है भाई? तो संस्कृति का ही एक व्यक्त रूप है। संस्कृति में केवल साहित्य ही नहीं है, संस्कृति में समाज की हर बात है। तो साहित्य क्या है? संस्कृति का एक रूप है जो व्यक्त है। उसके दूसरे रूप गान, नृत्य, चित्रकला, वस्तुकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जाते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। इन सब विषयों पर हमको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है जो इस भवन में शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी। उसने गर्व के साथ खुदवा दिया था। गर फिरदौस बर रुए जमीनस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। मतलब दुनिया में यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं पर है, यही है, यही है, यही है, यहाँ ही है। यह स्वप्न सब तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा, और आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा। तो हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखित इस पाठ का अध्ययन किया। भारतीय संस्कृति के विषय में कैसे भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं और सब मिलाकर के अंत में यह एक देश के रूप में कायम है। इसका श्रेय भारतीय संस्कृति को जाता है, जिसमें हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के हित की बात करते हैं, अपने स्वार्थों को नियंत्रित रखते हैं, सबको जीने का हक देते हैं। सब पढ़ें, सब बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। आदान प्रदान मीन्स अभी तो नहीं हुआ। किसी